परंपराएं बदल रही है, परंपराएं ऐसा चले सब लड़के के फेंके नहीं। सर, हमारे ऊपर प्रशासन दबाव बना रहा था कि आप रात में ही इसके अंतिम संस्कार को कीजिए। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर, ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डेटी से कि अब हमें रोज थोड़े मिलेगी, बार बार थोड़े मिलेगी। 14 दिन 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उन्हीं लोगों ने चला दी, बाप नहीं था, भाई नहीं था। अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कि आपने हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार का वीडियो देखा तो आपका क्या कहना है? क्या ऐसा होना चाहिए था? अब आप क्या कदम उठाएंगे? सारी कवायद तो यही थी कि कोई देखे नहीं। हाथरस की पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस क्यों करा रही थी? क्या इस तरह से अंतिम संस्कार कराना इस मामले में इंसाफ है? क्या इस मामले में अपराधी लड़की थी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने अपने स्तर पर ऐसा करने का फैसला लिया हो। इतनी रात को अंतिम संस्कार करने के पीछे मंशा क्या रही होगी? क्या यही कि सुबह होने से पहले मामले को रफा दफा कर दिया जाए? प्रशासन बताए क्यों नहीं उसके पार्थिव शरीर को उसके आंगन में अंतिम रीति रिवाज के लिए ले जाने दिया गया? मरने के बाद उसके पार्थिव शरीर पर अधिकार पुलिस का था या परिवार का? क्या वो अपराधी थी, आतंकवादी थी, या वो पीड़िता थी? उसकी मां, उसके भाई, पिता पर जो यह जख्म दिया गया है, उसका उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा? सोचिए। बलात्कार और हिंसा का सदमा, फिर मौत का सदमा, और फिर इस अपमान को कोई कैसे समझाए कि उसकी बेटी या बहन के पार्थिव शरीर को घर में नहीं लाने दिया गया? थोड़ा बहुत ईमान तो काठ की मेज और कुर्सी में भी होता होगा, जिस पर अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं। रात अंधेरे इतनी पुलिस क्या इसलिए आई थी कि एक अनुसूचित जाति का परिवार अपनी बेटी के पार्थिव शरीर को आंगन तक ना ले जा सके? क्या इतनी पुलिस इसलिए आई थी कि पिता अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सके, भाई अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सके? क्या इतनी पुलिस ये सुनिश्चित नहीं करा सकी कि पार्थिव शरीर को परिवार के बीच कुछ देर के लिए रखा जा सके? क्या पिता झूठ बोल रहे हैं कि वे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहते थे? पुलिस ने नहीं करने दिया। हाँ, हम लोग ये सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नात रिश्तेदार जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी हिसाब से करेंगे, पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी। अच्छा। और उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार कर दिया। तो परिवार से कोई नहीं गया था? परिवार से कोई नहीं गया। बहुत ज्यादा दुख है अपने बेटी से कि अब हमें रोज थोड़े मिलेगी। वो गाड़ी वापस इनके घर तक आई। इन्होंने लगभग 1 से सवा घंटा उसको देखा और उसके बाद इन्हीं के 1-2 परिवारजन जो गए थे उन्होंने वहाँ अंतिम संस्कार किया। और ये जो बाकी मीडिया पे जो ऐसी चीज़ें चल रही है, बिल्कुल ये भ्रामक है। मट्टी जरूर लगेगी सर, आपके बीच में लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। घर में देखो, आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कौन है?
क्या बोल रहे हैं? ज्यादा लोग मत वो करो जो फालतू परिजन को बताने सुन लिया गया बहुत ज्यादा जो ये बता रहे हैं इनको सुना जा रहा है पिताजी को इनके तो भाई भी खड़ा पीछे सबसे बात हो सकती है क्या? हर आदमी वो बन रहा है जो नेता बन रहे सब लोग। उनके सहयोग से और अनुमति के साथ शांति बनाए रखने के लिए विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहर और गांव में शांति बनी हुई है, कोई अड़चन नहीं आई, सबको समझाया गया, सबका सहयोग था, कोई दिक्कत नहीं आई। ये बयान है, कमाल है। हाथीरस लाया गया है। जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने काफ़ी झगड़े जो है वो भी किए और रोका कि शव को रात को अग्नि ना दी जाए, जो अंतिम संस्कार है वो रात को ना किया जाए। लेकिन कई झगड़ों के बाद, रिश्तेदारों के साथ लंबी बहस के बाद पुलिस जो है वो किसी तरीके से जो शव वाहन है उसे यहाँ मरघट तक लेकर आई और अब जो आखिरकार जो शव है उसे अग्नि दे दी गई है। रात के 2:30 बज गए हैं और रिश्तेदारों का कहना था कि मान्यताओं के हिसाब से रात को शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस सब से लड़ते झगड़ते आखिरकार पुलिस जो है वो यहाँ मरघट तक पहुंची है और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कैमरे पर बयान दिया कि अंतिम संस्कार के वक्त परिवार के सदस्य शामिल थे। उसके बाद उन्होंने प्रेस को बुलाया और इस ब्रीफिंग में कैमरे से रिकॉर्ड करने की मनाही थी। जो कहा गया वो इस तरह से है। लड़की जब हाथरस के जिला अस्पताल में एडमिट थी तभी पीड़ित परिवार से लड़की को बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन परिवार नहीं माना था। बाद में प्रशासन के कहने पर ही लड़की अलीगढ़ में AMU के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराई गई। 29 तारीख को हमारे ADM ने जाकर बयान लिए, जहां लड़की के पिता ने सफदरजंग शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया। ये लिखत में दिया था उसके परिवार ने। AMU मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में रेप नहीं आया है, ना ही जीभ काटी थी। शरीर पर 4 जगह चोट थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। 14 तारीख को सुबह 9:30 बजे की घटना थी। हमने 10:30 बजे लड़की के भाई के आरोप के आधार पर 307 और SC/ST एक्ट में FIR लिखी थी। लड़की के भाई ने संदीप और उसके साथियों पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। प्रशासन ने खुद लड़की की बिगड़ती तबीयत देखकर उसे सफदरजंग अस्पताल में भेज दिया। इससे पहले कि अब माता पिता को भी कई मामलों में दोषी बताया जाने लगे, इस सवाल पर आते हैं और टिके रहते हैं कि अंतिम संस्कार का आदेश किसका था। क्या आदेश लखनऊ से आया था या जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर लिया था? दूसरा, अंतिम संस्कार से पहले मृतिका के पार्थिव शरीर को घर क्यों नहीं जाने दिया गया? तीसरा, कि माँ बाप को क्यों नहीं उसका चेहरा देखने दिया गया? चौथा, कि माँ बाप अंतिम संस्कार में क्यों नहीं शामिल हुए? सही परिवार जनों से बात करते हुए और शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हम लोग ये सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नात रिश्तेदार जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी हिसाब से करेंगे, पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी। पिछले समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पे सामने नहीं आया था। उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब एग्जामिनेशन भेजे जाए, जो कि भेजे जा चुके हैं रास्ते विज्ञान प्रयोगशाला में, और उसकी रिपोर्ट भी शीघ्र आ जाएगी। चप्पल तो ये पैती तो दोनों पैती मेरी, एक चप्पल कैसे यहाँ सब टूटे बाजार टूटा पड़ा तो उसी की सीध पे मैं चली गई। एक भीतर थी, एक बाहर पड़ी चप्पल। मेरी लड़की के तन पे कपड़े नहीं थे, मुंह में से खून निकल आया, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई मेरी बेटी की। 20 years old female was admitted in new emergency block under neurosurgery at Safdarjung Hospital on 28 September at around 3:30 p.m. She was referred from Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University. She was very critical and intubated at the time of admission. She had cervical spine injury with quadriplegia and septicemia. Despite all efforts and treatment, she succumbed on 29 September at 6:55 a.m. हाँ, हम इस समय हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ हैं। ये पीड़िता के भाई हैं और हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये क्या हुआ है पिछले 2 दिनों में, ये बताएं ज़रा। 2 दिनों में यही हुआ है कि SIT की टीम जाने के बाद
यहाँ पे डीएम साहब आए, ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं कि लड़की कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता क्या आपको, और ये बोलते हैं जो पीड़ित का जो पोस्टमार्टम है उसे, उस बॉडी को आप देख नहीं सकते थे, चिथड़े उड़ चुके थे। मैं यही बोलूँगा, हमारी दीदी थी, हम उनके साथ हमेशा से रहे, हमने उन्हें हर हालत में देख लिया, तो पोस्टमार्टम के बाद देखने में क्या दिक्कत थी हमें। और उस दरमियानी रात में क्या हुआ जब उनकी बॉडी को जला दिया गया, वो बताएं। हमें नहीं मालूम सर किसकी बॉडी को जला दिया, किसके ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया। हमें इन सब सवालों के जब तक जवाब नहीं मिल जाएंगे तब तक हम किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हैं। ये बताइए कि 2 दिन में ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे धमकाया जा रहा है, एक वीडियो जारी हुआ डीएम साहब का, जिसमें मैंने अभी एसडीएम से सवाल भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि डीएम ने स्पष्टीकरण दे दिया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बताएं। आपने देखा ही होगा, वो बोल रहे हैं बार बार बयान ना बदलें। पापा जी हमारे कभी अधिकारियों से मिले नहीं हैं, उनने चारों तरफ से घेर लिया। डीएम साहब बोलते हैं कि यहाँ पे 5-6 लोग गए थे, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं 2 लोग 1 लोग, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, साइन करवा लिए, वीडियो कॉल करवा दी। ये सब दबाव नहीं है तो आप बताइए। साइन करा लिए? पापा जी पे। पापा जी पे। किस पे साइन करा लिए, किस दस्तावेज पे? जो वो दस्तावेज जो था, जो मुआवजे वगैरह की सरकारी नौकरी जो था उस पर साइन करवा लिए, और इन लोगों को बोल दिया, इन्हें पापा को बोल दिया कि घर पे जाके बोल दो मीडिया वाले चले जाएं यहाँ से, हाथ जोड़ के सबके आगे। और मतलब हमारा साथ काफ़ी दिया है इन लोगों ने, तो उन्हें हाथ जोड़ के बोल दो यहाँ से चले जाएं। क्या अब आपको एसआईटी की टीम पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, जो एसआईटी टीम 2 दिन जांच करेगी? हमें जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे अभी हमें किसी चीज़ पे भरोसा नहीं। क्या सवाल हैं आपके? यही सवाल है कि इतनी बुरी तरह से बॉडी को क्यों जला गया, 2-2 बार उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनके बॉडी तक को अच्छे से नहीं जलाने दिया, पूरे अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हुआ, तो कैसे भरोसा करेंगे हम किसी पे। हमें जब तक इन सवालों के जो जवाब दे देगा उसके बाद हम बताएंगे कितना भरोसा है कितना नहीं। आर्टिकल 21 के तहत डिसेंट क्रिमेशन का अधिकार है, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी बहन की पार्थिव शरीर को उनके रीति रिवाजों से नहीं जलाया गया। क्या आप लगता है आपको रीति रिवाजों के साथ उनका दाह संस्कार किया गया? पेट्रोल डाल के छिड़का गया है, ये कौन सी रीति है? हम घी डालते हैं बॉडी के ऊपर, हम पूरी बॉडी को सजाते हैं। जो लड़के उनकी शादी नहीं हुई थी तो उन्हें मेहंदी वहंदी लगा के पूरी रीतो रिवाज के साथ ले जाते हैं यहाँ से। हमें नहीं मालूम किसकी बॉडी जला दी, सीधी बात तो ये है, किसकी बॉडी यहाँ पे लाके जला दी उन्होंने, कैसे बिना पूछे बताए। हमने तो सुबह तक का टाइम मांगा था, सुबह अगर बॉडी दिखा देते तो हम विश्वास कर जाते कि हाँ दीदी की बॉडी है। और इस तरीके से उन्होंने जो बदसलूकी से जलाई है, और ये बोल रहे हैं कि लड़की कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता क्या। और मैंने बोला था कि ये सब अपशब्द हैं, आप डीएम साहब हैं, आप एसपी साहब हैं, अपने मुंह से ये सब नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बोला ये कोई अपशब्द नहीं है, हम आपको नसीहत दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एक तरीके से अगर ऐसा होता तो मतलब कोरोना से मरने में और इतनी बुरी तरह से दशा करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैंने यही सब बोला। एक चीज़ ये बताएं, उस दिन रात को जब उनकी बॉडी आई तो एक पुलिसकर्मी यहाँ खड़ा होकर ये कह रहा था कि कुछ गलती आपकी भी है, आप भी स्वीकार कर लिए, तो क्या कहने की कोशिश कर रहा था वो? पता नहीं सर जी, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझाना चाहते थे, हमें क्या दबाव बनाना चाहते थे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, सब कुछ किया, हमें सुबह तक का टाइम दीजिए। हमने बोला ये आपका कर्तव्य है, आप निभाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसी भीड़ में हमारा कोई कर्तव्य नहीं होगा। तो मैंने बोला कल को मुझे कोई गोली मार जाए, आप अपने कर्तव्य से हट जाइए, बोल देना ये मेरा कर्तव्य नहीं है, इसे किसी ने गोली मार दिया। तो काफ़ी मतलब गुस्सा आ चुका था उनको मेरे ऊपर, तो फिर मुझे घर वालों ने उठा के ऊपर हटा दिया वहाँ से। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। हम इस समय हाथरस में हैं, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, गांव वालों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसका आरोप है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। हमने इस बारे में एसडीएम से भी बात की है और एसडीएम का कहना है कि डीएम की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है। 14 तारीख की घटना है और 9:30 बजे की घटना है। उसके बाद जब थाने पर तहरीर दी गई, पीड़िता के स्वयं के भाई द्वारा हस्तलिखित अपनी हैंडराइटिंग में, और उनकी मां का भी उस वक्त वहां पे वीडियो बनाया गया था जब तहरीर दी जा रही थी। उस वक्त तहरीर में बेहद स्पष्ट है कि सिर्फ मारपीट और गला दबाने का मामला उन्होंने बताया और सिर्फ एक व्यक्ति का शामिल होना बताया। उसी के आधार पर तुरंत एफआईआर लिखी गई। 10:30 बजे वो एफआईआर थाने में दर्ज हो गई। शाम को दबिश दी गई और जिस एक व्यक्ति का नाम बताया गया अगले दिन वह व्यक्ति अरेस्ट भी कर लिया गया। तुरंत कार्रवाई हुई। उसके बाद अगले 2 या 3 दिन में कई बार पूछा गया और क्या घटना हुई, तो मुझे लगता है कि बार बार परिजनों द्वारा मारपीट का ही या गला घोटने का ही
वर्णन किया गया और सिर्फ एक ही व्यक्ति का उसमें शामिल होना बताया गया और उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। फिर जब 161 के बयान किए गए सीईओ और उनके काउंटर पार्ट द्वारा, तब फिर उसमें रेप के बारे में या सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में मेंशन किया गया पीड़िता द्वारा, और उसके बाद 3 और नाम उनके द्वारा बताए गए। तो इमीडिएटली उसी आधार पे रेप की धारा जो 376D होती है वह बढ़ाई गई और साथ ही साथ बाकी 3 लोगों का नाम भी उस एफआईआर में जोड़ा गया और उसी क्रम में उसी शाम को दबिश दी गई और अगले दिन जो नए 3 नाम थे 2 को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। जो चौथा लास्ट नाम था उसको अरेस्ट करने में 2 या 3 दिन लग गए थे। उसका कारण था क्योंकि जैसे ही उसको पता चला वो लगातार भाग रहा था और उसकी अलग अलग लोकेशंस हमको मिल रही थी, लेकिन उसको भी हमने अगले 2 या 3 दिन में अरेस्ट कर लिया। आज की तारीख में 376D धारा लगी हुई है जो कि रेप की धारा है और चारों अभियुक्त अरेस्टेड हैं और जैसा कि शासन कह चुका है पूरे मामले को SIT द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की शासन की मंशा है ताकि निष्पक्ष रूप से त्वरित न्याय इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हो सके और जो सही है वह तथ्य निकलकर सामने आ सके। आपने ये सीक्वेंस बताया था, एक चीज़ ये बताइए कि मेडिकल टेस्ट में कितनी देरी हुई, कितना समय लगा? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि एज ए SDM क्रिमिनल मामलों में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मेरा जॉब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है जो कि मैं लगातार यहाँ पिछले 5 दिन से बना रहकर स्वयं इंश्योर कर रहा हूँ। बाकी दैट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। मुझे लगता है कप्तान साहब IG साहब ने भी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें सारी बातों को उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को साझा की है, समझाया है। प्रशांत जी ने जब बोल दिया कि रेप नहीं है तो फिर धारा क्यों लगी हुई है? ये आप मुझसे ना पूछें तो उचित होगा क्योंकि जैसा मैंने कहा क्रिमिनल मैटर है, इसमें SDM का इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होता है। मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। प्रशासन की ओर से डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन क्यों डराएगा धमकाएगा? प्रशासन जब देखिए वीडियोस कोई किसी का भी बना सकता है, एलिगेशन कोई किसी का भी लगा सकता है। क्या वो वीडियो झूठे हैं जो DM साहब का वीडियो जारी हुआ है? देखिए DM साहब का जो वीडियो जारी हुआ है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद DM साहब ने ऑफिशियली उसका क्लैरिफिकेशन जारी किया है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है आप प्लीज उसका संज्ञान लेके उसी हिसाब से अपनी देखिए, जब ये शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे, तब मेरी इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जो शव वाहन था उसके आगे लगभग 4-5 महिलाएं लेट गई थी और मैं तुरंत से, क्योंकि मैं यहीं पे था 200-300 मीटर की दूरी पे, मैं तुरंत से आया और 10-15 मिनट हमारी बात हुई। उसके बाद शव वाहन को इनके घर पे लाया और लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमारा तमाम लोगों से आग्रह है जिस तरीके से हाथरस के मामले में पूरे की पूरी चीजों को दबाने की कोशिश की गई, गुमराह करने की कोशिश की गई, समय पे FIR नहीं बनती। ये सवाल हम तमाम लोगों को पूछना है कि समय पे FIR क्यों नहीं बनती, सही धाराओं में FIR क्यों नहीं दर्ज किया गया? जब परिवार की आवाज था कि हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे शक है में लाश आपके अंधेरे में लाश मैं आपसे याद कीजिए, ये कहते हैं हम नया भारत बना रहे हैं, ये नया भारत नहीं बना रहे हैं, ये अंग्रेजों के जमाने का भारत बना रहे हैं। याद कीजिए। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के ADG प्रशांत कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हापुड़ की गुड़िया पर स्पर्म नहीं मिले, शुक्राणु नहीं मिले, वीर्य नहीं मिले, यानी कि ये बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि बलात्कार हुआ ही नहीं। बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ, थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। खड़े किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं।
दिया मुंह छुपा के? क्या क्यों भागे मुंह छुपा के? ये क्या झूठ बोला इन्होंने? कुछ नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई। ये डीएम है। लड़की की बात है? क्या हुआ था कल रात को? मेरे पापा को इतनी धमकी दी गई है। आज अभी आगे चले गए, कल सुबह तक आगे और निकल जाएंगे, 2-4 दिन निकल जाएंगे। यहीं से ये पैसा कमाकर कुत्ते की तरह भौंकता है कि भारत पूछता है, भारत पूछता है, भारत पूछता है। आज पूरा भारत पूछता है, लेकिन इस कुत्ते के कान में आवाज नहीं जाता है। कई सालों से पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे थे कि एक निर्भया के जो दरिंदे थे उनको सजा मिले, फांसी मिले, ताकि ये देश को पता चले कि फैसला होता है हमारे देश में, न्याय मिलता है, ताकि और कोई बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार न हो, उसके साथ ये दरिंदगी न हो। निर्भया के दरिंदों को फांसी मिल गई, लेकिन डर पूरे देश में से किसी दरिंदों को नहीं हुआ। अगर ये डर होता तो आज ये घटना नहीं घटती। एक लड़की के साथ 4-4 दरिंदे उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसका गैंग रेप करते हैं, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, पैर तोड़ दिए जाते हैं, जीभ काट दी जाती है। अरे थोड़ा भी शर्म नहीं आया किसी को? वो तो दरिंदे थे, उन्हें शर्म नहीं आया, लेकिन खाकी और खादी में जो लोग बैठे हैं, जो ओढ़े हुए हैं खाकी और खादी को, उन्हें भी थोड़ी भी शर्म नहीं आई। एक मां चिल्लाती रही, चीखती रही अपने बच्ची को लास्ट में देखने के लिए, लेकिन उसके अंतिम दाह संस्कार में किसी को शामिल नहीं होने दिया, उनको आग लगा दी। हद हो गई भाई। अरे मानवता को शर्मसार कर दिया आप लोगों ने। क्या सत्ता चलाइएगा, क्या देश चलाइएगा? ये बहुत विडंबना है इस देश की कि खाकी और खादी दोनों मिलकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ना जाने क्या होगा इस देश का, कैसे होगी बेटियां सुरक्षित। वोट मांगने जाएंगे तो चर्चा करेंगे कि नारी को सुरक्षा दी जाएगी, दलित को हक दिया जाएगा, उसके साथ बैठकर खाना खाएंगे चुनाव के टाइम में। और जब उस पर आफत आती है चुनाव जीतने के बाद, तो कोई उसे देखने वाला नहीं है। क्या ऐसे चलेगा हमारा देश? यह स्थिति रहेगी? ये सरकार चलाने का तरीका है? योगी जी, मोदी जी, आप लोग को शर्म आनी चाहिए भैया। आपसे अपील है कि उन दरिंदों को फांसी दीजिए। कितना बर्दाश्त करे ये देश का लोग, कितना सहेगा ये अत्याचार, कब तक सहेगा? अरे आपकी बेटी नहीं है तो आपको नहीं पता चल रहा है। समाज तो ये सोचता था, लोग ये सोचते थे, देश के लोग ये सोचते थे कि इनके पास कोई परिवार नहीं, इनका बाल बच्चा नहीं है, तो हो सकता है कि ये न्याय करेंगे। लेकिन न्याय करिएगा आप, न्याय क्या करिएगा आप? आपके तो है ही नहीं, तो आपको कोई चीज महसूस नहीं हो रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस सत्ता में बैठे हुए लोगों से, उस दरिंदों को चौराहे पर फांसी दीजिए और उसकी लाइव पूरे देश को दिखाइए, ताकि आगे कोई इस तरह की हरकत करने के लिए साहस न करे। उसको चौराहे पर फांसी होनी चाहिए, पत्थर से उसको पत्थर फेंक कर मारा जाना चाहिए, और जब तक मर ना जाए पूरा लाइव पूरे देश को दिखाया जाए। और मैं आज इस वीडियो में लाइव होकर मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि अगर ऐसा आप करते हैं, इस तरह के कानून लेकर आते हैं, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई मैं बीजेपी को देने वाला हूं। कोरोना के टाइम में मैंने 1 लाख रुपया दिया था अपने अकाउंट से, मात्र 1,23,000 रुपया मेरे अकाउंट में था। मैंने पीएम केयर फंड में 1 लाख रुपए डोनेट किया था। चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ होगा, जो भी अंधभक्त होंगे देख लीजिएगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी का कमाई देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये नियम लेके आइए कि अगर कोई रेपिस्ट होता है या लड़की के साथ इस तरह से किया जाता है, तो उसके जांच के बाद अगर वो साबित होता है कि उसने रेप किया है, इस तरह की गंदे हरकत किया है, उसको चौराहे पर फांसी मिलनी चाहिए और उसकी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लाइव वीडियो चलनी चाहिए, पूरा देश देखना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी हरकत ना करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में आंदोलन होगा,
लोगों का विश्वास उठ जाएगा खाकी और खादी पर। कैसे भरोसा करेंगे आप पर? क्या हुआ होगा उस परिवार का, क्या हुआ होगा उस बच्ची का? अरे थोड़ा सा शर्म करो भाई। और आप सभी जो वीडियो देखते हैं ना, आपकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। आपको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब नहीं है। आज जो वो चिल्ला रहा था, वो कौन कुत्ता हरामी था, चिल्लाता था कि पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। वो हरामी अभी भी चला रहा है। सुशांत सिंह वाला ही केस चल रहा है। अभी मैंने देखा उसकी, जस्ट अभी 20-30 मिनट पहले मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। ये अभी भी चला रहा है कि भारत पूछता है और केवल सुशांत सिंह के बारे में ही पूछता है। ठीक है, सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए, कंगना को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस बेटी को जो दलित परिवार से, क्या इसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? केवल स्टार को और मंत्रियों के बेटा बेटियों को ही न्याय मिलना चाहिए? न्याय इन्हें भी मिलना चाहिए। तो ध्यान रखना कि अगर आप सच्चे देशभक्त हो, न तुम चोर हो न चौकीदार हो, तो सबसे पहले ये जो देख रहे हो 4.58 मिलियन इसके सब्सक्राइबर, इस वीडियो को इतना फैलाइए, हर व्यक्ति इसको अनसब्सक्राइब करो। यहीं से ये पैसा कमाकर कुत्ते की तरह भौंकता है कि भारत पूछता है, भारत पूछता है, भारत पूछता है। आज पूरा भारत पूछता है, लेकिन इस कुत्ते के कान में आवाज नहीं जाता है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अनसब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिपब्लिक भारत को जाकर अनसब्सक्राइब करो अभी के अभी, और इस वीडियो को शेयर करो। हर व्यक्ति अनसब्सक्राइब करो। इस कुत्ते का यहीं से पैसा कमाई होता है, और जो नेता का चमचागिरी करता है वहां से ये पैसा लेता है। पहले यहां से अनसब्सक्राइब करो। एक पैसे इसकी कमाई नहीं होनी चाहिए। ये कुत्ता चिल्लाना बंद कर देगा। भारत पूछता है, भारत पूछता है। आज पूरे भारत का चीख ये नहीं सुन पाता है। इसको कोई हक नहीं है समाज को वीडियो दिखाने का और अपना न्यूज सुनाने का, कोई हक नहीं है। जब न्याय नहीं तो इसका कोई हक नहीं है इस देश में। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इतना तो आप कर सकते हैं, इसको अनसब्सक्राइब करिए। ये हरामी लाइक और डिसलाइक अभी छुपाए हुए हैं, कमेंट बॉक्स बंद किए हुए, लेकिन ये लाइव चला रहा है, इसके वॉच टाइम हो रहे हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, और आप इस वीडियो को जाकर देख रहे हैं। जाइए इसके चैनल पर अभी अनसब्सक्राइब करिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और इस तरह से हर मीडिया को हम करेंगे, जो मीडिया हमारी हकीकत नहीं दिखाएगा देश को, और इसको करिए। उसके बाद हम देखेंगे, मैं अभी देखूंगा कि कितने लोग, ये 4.58 मिलियन से नीचे जाता है कि नहीं सब्सक्राइबर। अगर नीचे जाता है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी हमारे साथ हैं, आप भी उस बेटी के साथ हैं जिसे आप न्याय दिलाने जाते हैं, चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। तो आप इसमें भाग लीजिए और इसको अनसब्सक्राइब कीजिए। इसको भारत पूछता है, अभी भारत पूछ रहा है, इसके कान तक आवाज नहीं जा रहा है। को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।